हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बीच का जो इंटर वॉर पीरियड है, उस पीरियड में यूरोप में क्या क्या घटनाएं घटी। आज से हम इंटर वॉर पीरियड की घटनाओं को समझने की शुरू कोशिश करेंगे, यानी कि हम वर्ल्ड वॉर टू से पहले की घटनाएं और वर्ल्ड वॉर वन के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको थॉरली समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। पिछले सेशंस देखिए, वर्ल्ड वॉर, रशियन रेवोल्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को आप थॉरली समझेंगे, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हमारा जो पूरी जर्नी है उस पर जाने का आपका फायदा रहेगा। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। उसके अलावा उन सेशंस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे। आपको सेशन अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, मेक श्योर एंड ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राइट, सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि सबसे पहले आप देख सकते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स इन यूरोप। सबसे पहले हम एनालिस्ट करेंगे। देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है, आज के पूरे हमारे सेशन का जो कोर है वो बेसिकली ये है, हमें ये समझना है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप में इमीडिएट समस्याएं क्या थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। ओवर द पीरियड, मतलब वर्ल्ड वॉर वन से वर्ल्ड वॉर टू के बीच में, यानी कि जो 1920s और 1930s का जो डेकेड है, बेसिकली इन दो डेकेड्स में यूरोप और यूएस, मतलब और जितनी भी ग्लोबल शक्तियां, उन्होंने मिलकर कहीं जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसेस की हैं। उन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से उन्होंने अपने बीच के जो मतभेद है उनको सॉल्व करने की कोशिश करी है। आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के रिपरकशंस क्या थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई वो इमीडिएट कारण क्या है। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स, नॉट कारण, लेकिन वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्या है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, डिस्पाइट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड साइनिंग ऑफ वेरियस पीस ट्रीटीज, द सिचुएशन इन मेनलैंड यूरोप वाज स्टिल वॉलेटाइल. Many past issues continued to remain unresolved and increasingly new areas of conflict were emerging. ये दो sentences में हमें पता चलता है कि what we are dealing with. पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है हमारा कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, उसके बाद पीस ट्रीटीज हुई, लेकिन फिर भी जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल मामले हैं, वो सुलझे नहीं हैं। और पॉलिटिकल मामले किस तरह के हैं? पॉलिटिकल मामले वर्ल्ड वॉर वन से पहले के भी, वर्ल्ड वॉर जब हो रही थी उसके दौरान भी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर के जो कंसिक्वेंसेस में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस या पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो इकट्ठा हुए हैं या इकोनॉमिकल डिस्प्यूट्स जो क्रिएट हुए हैं, वो सब अब जो है वो एक बार फिर से एक और जो है वो वर्ल्ड वॉर छिड़ने की तरफ इशारा कर रहे थे। तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना छिड़े उसके लिए स्टेप्स उठाए जाने थे। राइट, सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझने के लिए, वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की जो समस्याएं हैं उनको हम समझें। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की समस्याओं से लेकर आते हैं, मतलब, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जर्मनी एक नई इंडस्ट्रियल शक्ति उभर रहा था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही खेल है ये सारा का सारा। मैंने आपको बताया ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनलैंड यूरोप में हिट किया तो जो सेंट्रल यूरोपियन शक्तियां हैं ये जब इंडस्ट्रियलाइज होने लगी, खास तौर पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और ये जब इंपीरियलिस्टिक रेस में कूदना चाहते थे और जर्मनी धीरे धीरे जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा था, तो ये जो जर्मनी का एम्बिशन है इसको क्रश करना बहुत ज़रूरी था, जो पुरानी एग्जिस्टिंग बड़ी ग्लोबल शक्तियां हैं उनके द्वारा। इसीलिए विश्व युद्ध जो छिड़ा है उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। जर्मनी और ब्रिटेन, अगर हम दो ध्रुव मान लें शक्तियों के, जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं यूरोप में से। वैसे यूएस भी है जो ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन यूरोप में जर्मनी और ब्रिटेन इस समय जो है वो compete कर रहे हैं आपस में, बोथ इंपीरियल या कॉलोनियल एक्सपेंशन के लिए भी और नेवल एक्सपेंशन के लिए भी। ठीक है, नेवल रिसोर्सेज भी बढ़ाए जा रहे हैं दोनों अपने। तो ये डिस्प्यूट वर्ल्ड वॉर वन से पहले का है। उसके अलावा मेनलैंड यूरोप में ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया का डिस्प्यूट, या बल्कान रीजन्स जो हैं वो
वो जो बल्कान कंट्रीज हैं वो यूगोस्लाविया बनाना चाहते हैं सर्बियंस, राइट। उसके अलावा बल्गेरियंस अपनी जो है वो बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको कॉन्स्टेंटिनोपल पे ग्रीस या कॉन्स्टेंटिनोपल पे यूरोपियन शक्तियां चाहती है हमारा कंट्रोल रहे। टर्की चाहता है कॉन्स्टेंटिनोपल उनके पास बना रहे। रशिया चाहता है कि हम भी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करें। सो ये प्री वॉर जो है वो डिस्प्यूट्स हैं, पुराने डिस्प्यूट्स हमने समझे, राइट। सो पुराने डिस्प्यूट्स में पुरानी चली आ रही जर्मनी फ्रांस के बीच का डिस्प्यूट, उसके अलावा जर्मनी और ब्रिटेन के बीच का डिस्प्यूट, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के बीच का डिस्प्यूट और सर्बिया का सपोर्ट करता हुआ रशिया। तो ये कुछ पुराने डिस्प्यूट थे। अब विश्व युद्ध के दौरान तो क्लियर एनिमिटी की लाइंस तो खींची गई है ना। जर्मनी एक साइड, रशिया एक साइड, फ्रांस ब्रिटेन इटली से लड़ रहा था। इटली ने साइड बदली, जर्मनी यहाँ पर भी मतलब खता खा गया इटली से। उसके अलावा ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया से लड़ रहा है, ठीक है। ऑटोमन ब्रिटेन से लड़ रहे हैं, टर्की ब्रिटेन से लड़ रहा है, एलाइट से लड़ रहा है, राइट। और ऑयल मतलब जितना भी अरेबियन ऑयल लैंड है उसको कंट्रोल में करने के लिए फ्रांस ब्रिटेन और यूएस जो है वो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। उसके अलावा पर्शिया और अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने का जो है वो कंपटीशन ब्रिटेन और रशिया पे चल ही रहा है। तो ये प्री वॉर और ड्यूरिंग द वॉर डिस्प्यूट्स हैं, हमने ये अच्छे से समझे हैं, राइट। हमने विश्व युद्ध पढ़ा है, हमने डिटेल में इन सारे डिस्प्यूट्स को समझा है। लेकिन विश्व युद्ध के बाद जो नई कंट्रीज क्रिएट हुई, खास तौर पर ईस्टर्न जर्मनी में रशिया के जो टुकड़े हुए हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी को जो टुकड़े में तोड़ा गया, युगोस्लाविया जो बनाया गया, ये नए डिस्प्यूट्स के कारण बने क्योंकि नई बाउंड्रीज बनी। और ऑब्वियसली जर्मनी या जो सेंट्रल फोर्सेस है उन पर युद्ध का सारा इल्जाम डाल दिया गया और जर्मनी पर भारी वॉर रेपरेशंस डाल दिए गए, जिससे जर्मनी की इकोनॉमी पिस गई। और जर्मनी और फ्रांस में एनिमिटी, फ्रांस और ब्रिटेन में खींचतान, यूएस जर्मनी के साथ भी हाथ मिलाना चाहता है लेकिन यूएस ब्रिटेन फ्रांस से भी बना के रखना चाहता है। सो आज हम इन्हीं को समझेंगे कि देखिए वर्ल्ड वॉर से पहले की समस्याएं, वर्ल्ड वॉर के दौरान की समस्याएं हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशंस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। सो आई होप आपका बैकग्राउंड जो है वो थॉरली तैयार है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। सो पहले दो पॉइंट्स हमें समझ आ गए। मेनी पास्ट इश्यूज कंटिन्यू टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड एंड इंक्रीजिंगली न्यू एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वर इमर्जिंग, बोथ टर्की एंड इटली। अब देखिए नए डिस्प्यूट्स क्या क्या है, पुराने तो हमने एस्टेब्लिश कर लिए और वो अभी सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। Both Turkey and Italy strongly resented many provisions of the peace treaty signed. Turkey opposed the loss of much of its territory to Greece, especially Smyrna on the Turkish mainland under Mustafa Kemal rejected the Treaty of Sevres, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ही कि किस तरह ट्रीटी ऑफ सेवरेस जो है वो मुस्ताफा केमल ने नहीं मानी और स्मायरना से ग्रीक लोगों को खदेड़ दिया गया, ठीक है। उसके अलावा इटली को जो प्रॉमिस किया गया था कि तुम अगर हमारा युद्ध में साथ देते हो तो ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया वाले रीजन से आपको जो है वो काफ़ी हिस्सा इटालियन भाषा बोलने वाला जो रीजन है वो इटली में जोड़ दिया जाएगा, वो नहीं जोड़ा गया। उसके अलावा इटली को मैंडेट नहीं मिले, राइट, समझ रहे हैं। विश्व युद्ध के बाद जो मैंडेट्स हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांटे, इटली को इतने बड़े लेवल पर मैंडेट नहीं मिले जितने लेवल पर वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। So Italians on the other hand argued that despite fighting on the side of allies, they didn't gain much from the war. With the rise of Mussolini, अब ये मुसोलिनी चरित्र कौन है, ये कैरेक्टर कौन है, आगे आने वाले सेशन में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो मुसोलिनी जो है वो फासिस्ट नेता है इटली का। So rise of Mussolini 1922, Italian dissatisfaction turned violent, manifesting in the form of seizure of Fiume, which had been awarded to Yugoslavia, the Corfu incident 1923 and later on the invasion of Abyssinia 1935। देखिए अबिसिनिया, नीचे से शुरू करते हैं। अबिसिनिया क्या है, जिसको हम एस्टोनिया कहते हैं, नॉट एस्टोनिया, लेकिन जिसको हम अफ्रीका में इथियोपिया कहते हैं, वो अबिसिनिया के नाम से जाना जाता है, राइट। सो 1935 में जाकर अबिसिनिया पर इटालियन फैसिस्ट सरकार ने ऑक्यूपाई किया अबिसिनिया को, लेकिन ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो इटालियन एग्रेशन है ये आगे आने वाले टॉपिक पर तो डेफिनेटली हम समझेंगे ही। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि मुसोलिनी की शक्ति में आने के बाद और इटली जो है वो अलाइड फोर्सेस और लीग ऑफ नेशंस ने जो ट्रीटमेंट करी है इटली के साथ उससे खुश नहीं है, तो इटली ने सीज कर लिया फ्यूम को।
फ्यूम वो इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों का रीजन है जो कि स्लाविया में मिला दिया गया था। उसके अलावा कोरफू इंसिडेंट हुआ 1923 में। कोरफू जो है वो आपका एक आइलैंड रीजन है ग्रीस का, जिसमें एक इटालियन मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो वो इटालियन मिनिस्टर जो है वो वहां के डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तो इटली ने कोरफू इंसिडेंट मतलब वहां पर कोरफू वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, खैर इसको हम जो इटालियन एग्रेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगा वहां पर ये चीजें कवर करेंगे हम। ये तीनों एग्जांपल वहां पर उठाएंगे, सीजर ऑफ फ्यूम, ठीक है, उसके अलावा कोरफू इंसिडेंट और इन्वेजन ऑफ अबिसिनिया। लेकिन अभी हमें समझना ये है कि तुर्की जो है वो खुश नहीं है, उसने समायरना से किसको भगा दिया? ग्रीक्स को। इटली खुश नहीं है, मुसोलिनी के अंडर ग्रीक ने जो है वो अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू कर दिया। आगे देखते हैं उसके अलावा और कौन कौन खुश नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन बिकेम स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट व्यूज ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मन रेपरेशंस। पहला पॉइंट देखिएगा, अब जर्मन रेपरेशंस को लेकर मैंने आपको समझाया था पहले भी कि फ्रांस चाहता था कि कड़े से कड़े जो है वो फैसले लिए जाए और सबसे मतलब बांध दिया जाए जर्मनी को इकोनॉमी कि लगभग 50-100 साल तक जर्मनी रिकवर ना कर सके। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्रांस को सबसे ज्यादा जो है वो फ्रांस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी को वर्चुअली कोई नुकसान नहीं हुआ था, ब्रिटेन तक तो युद्ध पहुंचा ही नहीं, रशिया के मेनलैंड पर भी इतना युद्ध का असर नहीं हुआ, एल्प्स ने इटली को बचा लिया, स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था, स्पेन पुर्तगाल तक तो बात गई नहीं, और यूएस तो समंदर पार था। ठीक है, सो ऑस्ट्रिया हंगरी के बॉर्डर्स, सर्बिया के बॉर्डर वाले रीजन, ऑटोमन का भी केवल जो गैलीपली पेनिनजुला है वहां पर, लेकिन जो एक्चुअल वॉरफेयर घटा है वो फ्रांस की धरती पर और बेल्जियम की धरती पर। दैट मीन्स सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वो फ्रांस और बेल्जियम का हुआ। ठीक है, सो फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को सबसे बांध कर रखा जाए जर्मनी को। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी की इकोनॉमी बंधे ना रहे, जर्मनी की इकोनॉमी केवल इतना रिकवर करे कि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाए ताकि ब्रिटेन अपना तैयार सामान जर्मनी को एक्सपोर्ट कर सके। यही सेम माइंडसेट, इकोनॉमिक माइंडसेट जो है वो यूएस का भी था। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी जो है वो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा क्रिपल हो जाए कि वो एक कंज्यूमर राष्ट्र भी ना बन सके। सो ब्रिटेन और यूएस चाहते थे कि जर्मनी एक एटलीस्ट कंज्यूमर राष्ट्र तो बने, लेकिन फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को फिर से हम मेडिवल एजेस में धकेल दें। ठीक है, सो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में खींचतान का कारण बना रहा। ठीक है, सो द रिलेशनशिप्स बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन बिकेम स्ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ जर्मन रेपरेशंस। फ्रांस डिजायर्ड, अब देखिए क्या क्या था यहां पर, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देख लेते हैं। फ्रांस डिजायर्ड फाइनेंशियली एंड मिलिटरली वीक जर्मनी एंड हेंस डिमांडेड दैट इट शुड पे फुल एंड टाइमली रेपरेशंस। फ्रांस ने क्या कहा कि मिलिट्री वीक कर दो जर्मनी की इंडस्ट्रीज को नष्ट कर दो, बांट दी थी वैसे भी जर्मनी की इंडस्ट्रीज तो, और जर्मनी अब भी जो है वो इन सारी मतलब मिलिट्री भी वीक है, सो लॉ एंड ऑर्डर समय से दुरुस्त नहीं हो सका, उसके अलावा इंडस्ट्रीज भी तहस नहस कर दी गई, बांट दी गई इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी समय से जो है वो पेमेंट्स करता रहे, अदरवाइज फाइन लगेंगे उस पर और ज्यादा। और मैंने आपको बताया था राइनलैंड वाला रीजन जो है वो न्यूट्रल रख ही दिया था, लेकिन फ्रांस ने अपनी सेनाएं वहां पर अपॉइंट कर दी थी, और वहां की जो कोल माइंस है वहां से फ्रांस जो है वो क्या ले रहा था, मतलब क्या नहीं बोले, जर्मन काफी सारे रीजन से फ्रांस जो है वो रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट कर रहा था, जर्मनी कुछ नहीं कर पा रहा था उसमें। सो जर्मनी और फ्रांस के रिलेशन भी बिगड़े हुए हैं, लेकिन फ्रैंको जर्मन रिलेशंस पर नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। ठीक है, लेकिन यू गेट द ग्राफ ना, आपको सिचुएशन समझ आ रही है ना कि जर्मनी और फ्रांस की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। जर्मनी की इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहता है ब्रिटेन, ताकि ब्रिटेन अपना सामान जर्मनी को बेच सके। यूएस चाहता है जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो ताकि यूएस अपना सामान बेच सके। फ्रांस नहीं चाहता जर्मनी की इकोनॉमी रिकवर हो, क्योंकि फ्रांस के लिए फिर खतरा बन जाएगा फिर से, क्योंकि यूके और यूएस को तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक समंदर दूर है, वो मेनलैंड यूरोप में नहीं है। मेनलैंड यूरोप में अगर जर्मनी स्ट्रांग होता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? फ्रांस को होगा, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड वाज एनविजनिंग एन इकोनॉमिकली स्ट्रांग जर्मनी विच वुड सर्व एज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स। तो ये पॉइंट हमने एस्टेब्लिश कर लिया। दस दे आर्ग्यूड फॉर अ लीनियंट ट्रीटमेंट। कौन? यूके और यूएस भी अगर हम जोड़ दें तो वो लीनियंट ट्रीटमेंट चाहते थे।
The diplomatic relationship between France and Germany continued to strain. Many attempts were made to bridge the trust deficit, but animosity continued on. In fact, the relations worsened further in 1923 when France seized the रूह. अब ये रूह वाला जो रीजन है ये वेस्टर्न जर्मनी और ईस्टर्न फ्रांस वाला रीजन है, जो कि इंडस्ट्रियल हब तो है ही, लेकिन यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है. सो ये रूहर वाला जो रीजन है ये राइनलैंड में ही पड़ता है एक्चुअली, और इसको फ्रांस ने अपने कंट्रोल में ले लिया. क्या बोलकर कि तुम समय से रेपरेशंस पे नहीं कर रहे हो. फ्रांस ने कहा था ना कि रेपरेशंस तो समय से जर्मनी को देनी पड़ेंगी, अगर समय से वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता है अपनी, तो हम उनके नेचुरल रिसोर्सेज को या उनके ज्योग्राफिकल रीजन को, उनके पॉलिटिकल रीजन को भी जो है वो हम अधिग्रहण करना शुरू कर देंगे. ठीक है. सो रू वाले रीजन पर फ्रेंच सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और उस शहर का वो कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में. ठीक है. सो इन फैक्ट द रिलेशंस वर्सनड फर्दर इन 1923 व्हेन फ्रांस सीज्ड द रूर, an important German industrial region, in order to extract the reparations from Germany. Now, due to devastations caused by First World War and huge reparations to be paid, German economy continued to deteriorate during the initial years. अब जर्मन इकोनॉमी जो है वो रिकवर नहीं कर रही थी. फ्रांस जर्मनी को बोल रहा था कि जल्दी से जल्दी रेपरेशंस पे करो और टाइमली इंस्टॉलमेंट दो. सो दैट लीव्स जर्मनी, कहां पर छोड़ देता है जर्मनी को वो. अब जर्मनी के पास प्रोडक्शन नहीं है लेकिन उधार है चुकाने को, तो जर्मनी को और उधार लेना पड़ेगा. अब और उधार देने के लिए यूएस और यूके बैठा है या लीग ऑफ नेशंस बैठे हैं. ठीक है. और खास तौर पर यूएस देखिए, और अगर यूएस जो है वो उधार देता है ब्रिटेन, जर्मनी को भी और फ्रांस को भी, तो यूएस तो प्रेशर डाल रहा है कि दोनों उनको भी पेमेंट दे. सो जर्मनी जो है वो दो साइकिल्स में फंस जाता है. एक साइड उसको पेमेंट फ्रांस को भी देनी है या लीग ऑफ नेशंस को भी देनी है, और दूसरी साइड उसको पेमेंट देनी है यूएस को भी, अगर वो यूएस से लोन उठाता है तो. ठीक है. नाउ ड्यू टू द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ह्यूज रेपरेशंस टू बी पेड, द जर्मन इकोनॉमी कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स. सो इस पेज में हमने क्या देखा समस्याएं. पहले हमने देखी थी टर्की और इटली की समस्याएं. इसमें देखा हमने फ्रांस ब्रिटेन के बीच में क्या डिस्प्यूट है, फ्रांस जर्मनी के बीच में क्या डिस्प्यूट है. ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. नाउ दिस वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर यूरोप एज एन इकोनॉमिकली वीक जर्मनी वाज ऑलवेज प्रोन टू एंटी पीस एक्टिविटीज. अब ये समस्याएं थी क्योंकि जर्मनी अगर इकोनॉमिकली वीक होगा तो जर्मन जो है वो सपोर्ट ढूंढेंगे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए, और जर्मन अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए सपोर्ट ढूंढेगा तो ऑब्वियसली एंटी अलाइड फोर्सेस का सपोर्ट लेगा वो. और अगर एंटी अलाइड फोर्सेस फिर से इकट्ठा होने लगे तो खतरा बनता है कि फिर से जो है वो किसी ना किसी तरह की वायलेंट गतिविधियां फिर से ना शुरू हो जाए यूरोप में. द यूएसए अडॉप्टेड. अब यूएसए की बात करें. ठीक है. हमने ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी के रिलेशंस देख लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. हमने ऑटोमन और इटली का स्टैंड देख लिया. अब यूएस की बात करते हैं. द यूएसए अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स. दिस डिप्राइव्ड यूरोप ऑफ एन इंपॉर्टेंट मेंबर हु हैड द पोटेंशियल टू मैनेज द चैलेंजेस ऑफ पोस्ट वॉर वॉलेटिलिटी, बट nonetheless it continued to exercise considerable economic influence on Europe, among other things insisting on full payment of European war debts. This reduced the scope of European countries to be amiable towards German war reparations. अब देखिए यहाँ पर क्या खींचतान चल रही है. अब यूएस देखिए, यूएस ने इनिशिएट किया लीग ऑफ नेशंस को, लेकिन यूएस लीग ऑफ नेशंस में जुड़ा नहीं. अगर यूएस लीग ऑफ नेशन में जुड़ जाता तो अगर यूरोप में कोई युद्ध छिड़ता है तो यूएस को क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा वहां पर पार्टिसिपेट करना. ठीक है. इसलिए लीग ऑफ नेशन से यूएस हटा. ये एक बहाना है, कवर अप है, या एक फैक्टर है. दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक भी है. इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि यूएस फिर लोन का गेम नहीं खेल पाएगा. ठीक है. यूएस अभी क्या गेम खेल रहा है कि यूएस ने जर्मनी को भी लोन दे रखा है, यूएस ने ब्रिटेन फ्रांस को भी और एलाइज बाकी एलाइज को भी लोन दे रखा है. ठीक है. सो जर्मनी को लोन चुकाना है ब्रिटेन फ्रांस को, है ना. जर्मनी को रेपरेशंस देने हैं ब्रिटेन और फ्रांस बेल्जियम को, और ब्रिटेन फ्रांस बेल्जियम को पेमेंट करनी है फर्दर यूएस को, क्योंकि
जो पोस्ट वॉर जो कार्नेज वहां पर फैला है उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने यूएस से पैसा लिया है। ठीक है, सो ये एक चेन बन गई है। दैट मीन्स यूके, बेल्जियम, फ्रांस यूएस को तभी पैसा दे सकेंगे जब जर्मनी उनको पैसा देगा, है ना। और जर्मनी के पास पैसा देने को है नहीं, तो जर्मनी अब यूएस से पैसा ले रहा है। सो जर्मनी यूएस से पैसा ले रहा है, वो फिर यूके, फ्रांस, बेल्जियम को देगा और फिर यूके, फ्रांस, बेल्जियम से वो यूएस जाएगा वापस। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको अटलांटिक पार यूएस बैठा बैठा डिक्टेट कर रहा है। सो ये सिचुएशन इस अपर हैंड में, इस इकोनॉमिक अपर हैंड में रहे यूएस, इसलिए वो लीग ऑफ नेशंस में नहीं जुड़ा। ठीक है, ताकि वो दूर बैठे बैठे सभी की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। राइट, मतलब कुछ समय तक ऐसा नहीं है कि हर मतलब कि फॉर एटर्निटी जो है वो यूएस के इकोनॉमिक सिस्टम के गुलाम हो जाएंगे। वो कुछ समय बाद जर्मनी रिकवर कर गया। ठीक है, देखिएगा, बट नॉनदलेस इट कंटिन्यू टू एक्सरसाइज कंसिडरेबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप, अमंग अदर थिंग्स इंसिस्टिंग ऑन फुल पेमेंट ऑफ यूरोपियन वॉर डेब्ट्स। फुल पेमेंट यूएस डिमांड कर रहा था। ठीक है, दिस रिड्यूस द स्कोप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू बी एमिएबल टुवर्ड्स जर्मन वॉर रिपरेशंस। अब अगर यूरोपियन कंट्रीज को यूएस को पूरी पेमेंट देनी है तो जर्मनी से पूरी पेमेंट उन्हें लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट मीन्स जो एलाइज है वो जर्मनी की तरफ जो है वो अब मतलब एक सॉफ्ट रुख नहीं अपना सकते, उनको सख्ती से पेश आना ही पड़ा। नाउ दिस रिड्यूस द स्कोप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज टू बी एमिएबल टुवर्ड्स जर्मन वॉर रिपरेशंस। रशिया, अब रशिया की बात करें, सो यूएस का स्टांस देख लिया हमने। यूएस ने अपने डेप्ट के साइकिल में फंसाया हुआ है यूरोपियन कंट्रीज को। अब रशिया का स्टांस देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सो रशिया वाज नाउ अ कम्युनिस्ट स्टेट रूल्ड बाय बोल्शेविक्स। सो हमने रशियन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताई किस तरह, 1905 की रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद 17 फरवरी मार्च की और अक्टूबर नवंबर वाली, और फिर उसके बाद सिविल वॉर छिड़े और फिर बोल्शेविक्स की स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई। सो जो बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट अपना उनका अलग अपना एजेंडा था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया पर लाल जो है वो हम साया फहरा दें, मतलब कहने का मतलब पूरे दुनिया में हम कम्युनिस्ट सरकार एस्टेब्लिश कर दें। ठीक है, और जो कैपिटलिस्ट है उनके लिए खतरा थी। सो जो रशिया है उससे लीग ऑफ नेशंस यूएस जो है वो अपनी दूरी बनाकर रख रहा था। राइट, सो द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज सॉ इट एज अ थ्रेट टू द ग्लोबल ऑर्डर। अब देखिए, अब चाहे बोल्शेविक्स कुछ मर्जी कहें, कम्युनिस्ट कुछ मर्जी कहें, बेसिकली वो भी एक तरह का इकोनॉमिक ऑर्डर ही है। राइट, जिस तरह जर्मनी एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना चाहता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन पर्शिया को जोड़कर एक पूरा का पूरा ट्रेडिंग कॉरिडोर बन जाए जो कि अटलांटिक, पैसिफिक और जो इंडियनिक ओशियनिक ट्रेड है पूरा का पूरा डोमिनेटेड बाय फ्रांस और ब्रिटेन, इसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट बन जाए ट्रेड का। ठीक है, क्योंकि वो जमीनी मार्ग से होगा, जमीनी मार्ग से होगा तो कई जगह से गुजरेगा। अगर वो सारे कोहेरेंसी से रह रहे होंगे जैसा कि जर्मनी ने प्लान किया था, तो सभी को बहुत फायदा होने वाला था। उसी तरह ये जो कम्युनिस्ट रिजीम है एस्टेब्लिश हुई है रशिया में, ये भी एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाह रहे थे, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल। जर्मनी में तो वही नया इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाह रहा था ना, जिसने पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चैलेंज किया, इसलिए वर्ल्ड वॉर छिड़ा। तो रशिया भी उसी डायरेक्शन में कदम उठा रहा था। तो जो पुराना सिस्टम है जिसने अभी अभी जर्मनी को हराया था, वो रशिया से उलझने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि रशिया अभी कमजोर भी था और जो यूरोपियन और जो यूएस हैं वो भी अभी उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो खुलकर रशिया को दबा सके, क्योंकि सिविल वॉर में उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन बोल्शेविक्स जो है वो विजयी बनकर उभरे। ठीक है, सो द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज सॉ इट एज अ थ्रेट टू द ग्लोबल ऑर्डर। सो जिस तरह जर्मनी और उसके एलाइज एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाह रहे थे, उसी तरह रशिया एक नया ग्लोबल ऑर्डर बना रहा था। और रशिया के साथ लाइन से जो कंट्रीज अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट घोषित कर दे, वो सब एक नया तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी पुराना चला आ रहा फाइनेंशियल, ब्रिटिश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चैलेंज करता है। दैट मीन्स यहां पर फिर से एक न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर खड़ा हो रहा है। देखते हैं विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे पैन आउट करती है सिचुएशन ये। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मैनी ऑफ देम ओपनली हेल्प द एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस ड्यूरिंग द रशियन सिविल वॉर ड्यूरिंग 1918-20। तो मैंने आपको बताया ही
जो वाइट्स हैं उसका सपोर्ट यूएस ने भी किया, यूके ने भी किया, उधर से जापान ने भी किया, ठीक है। जो साउथ ईस्टर्न साइबेरियन रीजन है वहां पर जापान उनको रीइंफोर्समेंट दे रहा था। ब्लैक सी से ब्लैक सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, नॉर्थ सी, और उसके अलावा जो नॉर्वे फिनलैंड का ऊपर वाला रीजन है, हर जगह से, नॉर्वे फिनलैंड से भी इनफैक्ट हर जगह से जो है वो सपोर्ट वाइट्स को इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मिल रहा था बोल्शेविक्स के खिलाफ, राइट। नाउ दिस क्रिएटेड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स। टू ब्लॉक्स कौन कौन से? एक कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इस तरह समझें, ठीक है। टू ब्लॉक्स कौन कौन से? कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक। हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर वर्ल्ड पीस। और वर्ल्ड पीस की तरफ दोनों की, मतलब वर्ल्ड पीस एस्टेब्लिश करना है, इसके बीच में एक और जो है वो समस्या उठकर खड़ी होगी। कौन सी? कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट। और ये अभी शुरुआत हुई है इसकी, है ना। रशियन सिविल वॉर में हमने पहला जो है वो डिस्प्यूट देखा, वो तो रशिया के मेनलैंड पर था। अब धीरे धीरे वो किस तरह एस्केलेट होती है सिचुएशन, हम समझेंगे। देखिए, आपको ना जीवन में यही, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं ना, तो बेसिकली एस्केलेशन डी एस्केलेशन का गेम रहता है बहुत जगहों पर, क्योंकि रोजाना आपको ऐसे डिस्प्यूट जो है वो हैंडल करने पड़ेंगे जहां पर मामला जो है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए आप जिस जिले के प्रशासन, मतलब किसी भी लेवल पर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, एक जिले में या राज्य लेवल पर, या मान लीजिए केंद्र लेवल पर हैं आप, तो मुद्दों, कोई भी अगर मुद्दा है, कोई भी इश्यू है, उससे उस पर डिस्प्यूट इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई है, तो मामले को डीएस्केलेट करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है, ठीक है। तो इन वर्ल्ड वॉर से हमें क्या समझना है कि डीएस्केलेशन और एस्केलेशन, किसने, किन फोर्सेस ने डिस्प्यूट्स को एस्केलेट किया, और कौन सी ऐसी फोर्सेस थी जो डिस्प्यूट को डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ये नजरिया, ये भी आपको युद्ध का अब एक नया डेवलप करना है, और धीरे धीरे मैं डेवलप करूंगा और उन लोगों का, उन चरित्रों का नाम लेकर आना शुरू करूंगा जिसने सिचुएशन को एस्केलेट या डीएस्केलेट करने में मदद करी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कैसर विल्हेम सेकंड ने निकोलस को कहा था कि हट जाओ, तो वो डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन फोर्स से, लेकिन निकोलस ने कहा कि केवल ये मेजर्स हैं। अब यहां पर डीएस्केलेट विल्हेम सेकंड कर सकता था, ठीक है, निकोलस ने कहा कि ये मेजर्स हैं, कैसर यहां पर डीएस्केलेट कर सकता था लेकिन उसने युद्ध छेड़ दिया, राइट। सो कोई भी मैटर है, कोई भी इशू है, उसको डीएस्केलेट और एस्केलेट किसने किया, कैसे किया, ये आपको कनेक्ट करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनी न्यू कंट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। These included यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया। ये सारी लिस्ट आपको पता है, राइट। ऑल ऑफ दीज कंट्रीज हैड मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स व्हिच हैड इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर द वर्ल्ड अपीयर्स, राइट। अब देखिए, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी पुरानी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उनके डिस्प्यूट तो है ही, लेकिन जो नई कंट्रीज बनी हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, उनमें जो इंडस्ट्रीज को बांटा गया है वो डिस्प्यूट्स, जो जितनी भी लायबिलिटीज, जो भी लीगल अफेयर्स हैं, उन सबको रिजॉल्व करना। सो नया राष्ट्र कार्व आउट करना एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और काफी सारी डिस्टर्बेंसेस वहां पर क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि लोगों ने माइग्रेट भी किया होगा, एमिग्रेट भी किया होगा, लोगों को घर भी छोड़ने पड़े होंगे, लोगों के कागजात भी गुम हो गए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। सो सोशल लेवल पर भी समस्या, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी सिचुएशन जो है वो ऐसे नई कंट्रीज में बनी होंगी। तो एक आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड नेशंस हैं उनके अपने इश्यूज थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने क्या एस्टेब्लिश किया, अभी तक हमने एस्टेब्लिश किया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या समस्याएं जो हैं वो इनहेरिट करी यूरोपियन कंट्रीज ने, या ग्लोबल ऑर्डर ने क्या क्या समस्याएं इनहेरिट करी। अब हम देखते हैं कि इन्हीं ग्लोबल शक्तियों ने उन समस्याओं को रिजॉल्व करने के प्रति क्या क्या कदम उठाए, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कदम जो है वो रिजॉल्व करने की तरफ उठाए, और फिर देखेंगे एस्केलेशन होता हुआ वर्ल्ड वॉर की तरफ, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। सो पहले ऐसे कदम होते हुए देखेंगे हम कि मामला सुधरता हुआ नजर आएगा, फिर हमें मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो आइए शुरू करते हैं ऐसे कुछ मेजर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला देखिए लीग ऑफ नेशंस है। तो लीग ऑफ नेशंस में मैंने आपको बोला ये स्टूडेंट्स की अलग से सेशन लूंगा,
तो लीग ऑफ नेशंस में आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर केवल चंद कुछ लाइनें हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला पॉइंट देखिए, डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस। अब यहां पर ना लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश कैसे हुआ वो सब नहीं है, केवल लीग ऑफ नेशंस ने क्या रोल अदा किया उसकी चर्चा है यहां पे, ठीक है। मैंने आपको बोला लीग ऑफ नेशंस पे अलग से सेशन लूंगा, डिटेल से समझाऊंगा क्या है लीग ऑफ नेशन थ्रू आउट, क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को लेकर आएंगे, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका क्या हश्र हुआ, वो सारी चीजें हम एक साथ पढ़ लेंगे, है ना। नाउ डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस द लीग प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द इमीडिएट ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Many disputes and contentious issues got settled in a mutually agreed manner by the timely intervention of the league. अब देखिए सॉरी, सो जो लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश हुई, उस लीग ऑफ नेशंस में इनिशियली जितने भी राष्ट्रों ने साइन किया, जो मैंडेट्स भी थे, जो कॉलोनीज भी थी, और जो यूरोपियन कंट्रीज, उन सब ने, काफी सारे राष्ट्रों ने साइन किया लीग ऑफ नेशंस में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे कोई हटता गया, कोई जुड़ता गया, वो थ्रू आउट प्रोसेस मैंने आपको बताया, अलग सेशन में समझाऊंगा आपको, ठीक है। मैप के जरिए भी समझाऊंगा कि थ्रू आउट डेकेड्स, विद द इंक्रीजिंग डेकेड्स, किस तरह जो है वो लीग ऑफ नेशंस में लोग जुड़ते गए, हटते गए, और फिर फाइनली यूएन तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। खैर, अब लीग ऑफ नेशंस पहले विश्व युद्ध के बाद करने में कामयाब क्या रहा, जितने भी डिस्प्यूट थे, ये मैंने आपको डिस्प्यूट गिना दिए सारे, ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, ऑटोमन, यूएस के अपने अलग डिस्प्यूट हैं, उसके अलावा रशिया के अपने अलग डिस्प्यूट हैं, और उसके अलावा न्यूली फॉर्म जो कंट्रीज हैं इनके अपने अलग डिस्प्यूट्स हैं। इन सभी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो लीग ऑफ नेशंस ने करी, और समय समय पर वो कामयाब भी रहे। हाउएवर इट्स लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ग्रेजुअली गॉट इरोडेड एज मेनी स्टेट्स स्टार्टेड इग्नोरिंग और डिफाइंग द लीग। हमें देखने को मिलेगा कि शुरू में तो लीग काफी स्ट्रांगली उभर कर आएगी, क्यों, क्योंकि शुरू में युद्ध के बाद जो है वो जीती थी ये शक्तियां एलाइज, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो अपने फैसले इंपोज करवा दिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोग, जितनी भी पॉलिटिकल शक्तियां, उनको समझ आया है कि हम जो है वो निकल सकते हैं इनके चंगुल से बाहर, तो लीग ऑफ नेशंस की डायरेक्ट ऑर्डर्स को डिफाई करना शुरू कर दिया। वो मैं आगे आने वाले सेशन को समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको केवल समझ होनी चाहिए, केवल इतना सा आइडिया आपके दिमाग में कुक्ड होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश हुआ, शुरुआत में तो कामयाब रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी अथॉरिटी घटती गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें से हम पकड़ते हैं सबसे पहले जेनेवा कॉन्फ्रेंस को, 1922 में हुई। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जेनीवा और जेनेवा दो अलग अलग जगह है। जेनेवा इटली में है, इटली में एक सिटी है, और जेनीवा स्विट्जरलैंड में एक सिटी है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नाउ इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस, जेनेवा कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस कंसीव्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, aimed at addressing the immediate issues and problems of Franco-German hostility. The Germans were threatening to stopping reparations, European war debts to the USA, and the need to resume proper diplomatic relations with the Soviet Russia. देखिए, जेनोवा कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को सुलझाने के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट 5-7 सालों में क्या वर्ल्ड वॉर 1 के कंसीक्वेंटली क्या इश्यूज जो है वो सबसे बड़े उभर कर आए। सबसे पहले तो जर्मनी पर जो थोप दी गई थी 6600 मिलियन डॉलर की, सॉरी मिलियन पाउंड्स की जो रकम थोप दी गई थी, वो पूरी करने की स्थिति में नहीं था जर्मनी। तो जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि देखो मैं यूएस से उधार भी नहीं ले सकता, और जो बोल्शेविक्स हैं ये भी कुछ कर नहीं रहे, हमें हमारा मतलब मॉनेटरी गेन हमें मिल नहीं रहा, ब्रिटेन भी हॉस्टाइल है, इटली से तो दंगा हो ही रखा है, ऑस्ट्रिया हंगरी के सबके टुकड़े हो गए, टर्की के अपने टुकड़े कर दिए, यानी कि हमारा कोई साथी नहीं है जो हमें उधार दे दे। यूएस से उधार लेना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उसको भी वापस करना है, ठीक है। रशिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत, रशिया खुद उभर रहा है, वो भी उधार नहीं दे सकता। दैट मीन्स जर्मनी के पास कोई अभी अलायंस नहीं है जो जर्मनी को उधार दे सके, ताकि वो रेपरेशंस चुका सके। और जर्मनी की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जो इंस्टॉलमेंट देनी थी वो जर्मनी नहीं दे पा रहा था, और जर्मनी डिफॉल्ट कर रहा था। जर्मनी ने हाथ ही खड़े कर दिए कि हम नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे में ब्रिटेन को उतरना पड़ा, क्योंकि अगर जर्मनी ने हाथ खड़े करे, फ्रांस अगर जर्मनी की किसी भूमि को एक्वायर करता है, जर्मनी अगर मान लीजिए रशिया से खतरा था अभी सबको,
क्योंकि रशिया पॉलिटिकली स्टेबल होता जा रहा था और रशिया ने खुलेआम जो है वो घोषणा कर दी थी कि हम कम्युनिज्म फैलाएंगे पूरी दुनिया में, हम कम्युनिस्ट बनाएंगे सबको। तो यहां पर जितने भी कैपिटलिस्ट हैं ब्रिटेन के, उनको खतरा यह था कि अगर जर्मनी ने डेस्परेशन में रशिया का साथ पकड़ लिया और जर्मनी ने अपने आप को भी एक कम्युनिस्ट राष्ट्र जो है वो घोषित कर दिया, तो हम कैपिटलिस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। क्योंकि जर्मनी अभी भले ही उभरा ना हो इकोनॉमिकली, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में तो उभर जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स अब ब्रिटेन का यहां पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में उतरना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर जर्मनी ने हाथ खड़े कर लिए और फ्रांस ने अगर उसकी कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली और बदला लेने के लिए अगर जर्मनी ने रशिया से हाथ मिला लिया, तो अल्टीमेटली खतरा जो है वो ब्रिटेन को जाता है। तो ब्रिटेन जो है वो तुरंत ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज जो है वो तुरंत वहां पर बीच में उतर जाते हैं ताकि वो फ्रैंको जर्मन हॉस्टिलिटी को सुधार सके। उसके लिए अरेंज की जाती है जेनोवा कॉन्फ्रेंस। समझ आया आपको पूरा डिस्प्यूट? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो एक बार फिर से पढ़ते हैं इस पूरे पॉइंट को। इट वाज अ कॉन्फ्रेंस कंसीव्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज aimed at addressing the immediate issues and problems of Franco-German hostility. The Germans were threatening to stop paying reparations. अभी थ्रेटन कर रहे थे वो कि हम बंद कर देंगे। ठीक है, और डिफॉल्ट तो कर ही रहे थे वो, लेट तो थे ही अपने पेमेंट्स पर। यूरोपियन वॉर डेब्ट्स टू द यूएसए एंड नीड टू रिज्यूम प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सोवियत रशिया। अब यूएसए ने वॉर डेब्ट पर खींच देनी शुरू कर दी। यूएसए ने जो है प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि 5 साल हो गए आपने जो है वो पेमेंट पूरी नहीं करी, ऐसा ना हो कि हम आपकी कॉलोनीज को एक एक करके धरना शुरू कर दें। सो ब्रिटेन को यह खतरा था कि कहीं भारत को ना छीन ले हमसे, या उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में हमसे कॉलोनीज ना छीन ले, या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं खासतौर पर जो साउथ अमेरिका में जो गुयाना वाला रीजन है वो हमसे ना ले लिया जाए, या और भी कई सारे जो है वो थ्रेट्स। मिलिट्री थ्रेट तो था ही सबसे बड़ा, किसका? क्योंकि मैंने आपको बताया ही गन स्लिंग करने की आदत तो थी यूएस की, और जो शो बॉट क्या बोलते हैं उसको, गन बोट डिप्लोमेसी का तो यूज कर ही रहा था यूएस। तो यूएस से भी खतरा था और सोवियत रशिया से भी रिलेशन बनाने थे, क्योंकि सोवियत रशिया ने यह बात घोषित कर दी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, और यह समस्या जो है वो यूके के लिए बहुत बड़ी थी। वो नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट बन जाए राष्ट्र, क्योंकि अगर राष्ट्र बन गए कम्युनिस्ट, जितने भी राष्ट्र कम्युनिस्ट बनते जाएंगे उनकी सारी बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब उनकी सरकार के हाथ में आ जाएंगी। और अगर उनके सरकार के हाथ में आ जाएंगी तो दैट मीन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हाथ में आ जाएंगी। सो जो ब्रिटेन या जो कैपिटलिस्ट हैं वो जो खेल खेलते हैं डिवाइड कॉन्कर का, वो नहीं कर पाएंगे। सेंट्रलाइज्ड अगर अथॉरिटी रहती है तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो बेस्ट से बेस्ट डील नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी शक्ति से नेगोशिएट करना पड़ेगा पहले। अगर देखिए, अगर जो है वो कम्युनिस्ट नहीं होता है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है तो छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो बिजनेसमैन मिल जाएंगे वहां पर, और राज्य यानी राष्ट्र जो है वो अलग है, सेंटर वो अलग, और छोटे छोटे बिजनेसमैन वो अलग। तो बाहरी जो इन्वेस्टर्स है या जो बैंक्स हैं वो इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक कम्युनिस्ट रिजीम में बैंकिंग सब कुछ जो है वो राष्ट्र के कंट्रोल में होता है। तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो इकोनॉमी को नहीं, मतलब एक कम्युनिस्ट राष्ट्र की इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उनके लिए खतरा बन जाता है वो, राइट। सो खैर ये आगे कम्युनिज्म में आपको समझाऊंगा ही, और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आपस में लड़ाई क्यों है जब मैं आपको खास तौर पर आपको समझ आएगा जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच के कोल्ड वॉर को समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिएगा। However, the conference failed to realize any of its objectives as none of the parties were willing to compromise. The French insisted on full reparations payment from the Germans. The Americans did not even attend, and the Russians and German withdrew and signed a bilateral agreement. जो खतरा था वही हुआ। देखिए, कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंच ने जर्मनी से कहा कि हम तो जितना हमने लिख दिया है ट्रीटी में उतना हमें चाहिए ही चाहिए। तो जर्मनी ने पहले वार्निंग दी थी कि अगर ऐसा रुख जो है वो फ्रांस का रहा तो आप सबको पता है कि हम रशिया से हाथ मिला लेंगे, और वही हुआ भी, क्योंकि यूएस ने तो अटेंड ही नहीं किया और जर्मनी ने रशिया से अपनी एक साइड एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट यानी साइड एग्रीमेंट जो है वो उसने कर ली, और जो ब्रिटेन को खतरा था, जो ब्रिटेन को लग रहा था, वही हुआ। इससे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भी खटास बढ़ी, क्योंकि ब्रिटेन की बात फ्रांस नहीं मान रहा। ठीक है, सो दिस वाज द जेनोवा
कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं। सो जेनेवा कॉन्फ्रेंस वाज अ फेलियर, लेकिन इससे रिजल्ट क्या निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि जो ग्लोबल थ्रेट है, जो सभी को लग रहा है कि एक समस्या बन जाएगी, क्या? द अलायंस बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, वो अलायंस जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक बायलैटरल एग्रीमेंट आ गया, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं थी कि बायलैटरल एग्रीमेंट कितना आगे तक जाएगा, क्या ये कितने रिसोर्सेज को शेयर करने तक ये मतलब सीमित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है द डेवस प्लान। टू ब्रेक द कंटिन्यूड डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन ऑफ जर्मन वॉर रेपरेशंस, a conference was convened in London in 1924. The agreement known as the Davos Plan was chaired by American Representative General G. Davis. ठीक है, as for the plan, it was decided that the total amount that the Germans had to pay would remain the same, but it was agreed that they should pay annually only what they could reasonably afford until they became more prosperous. देखिए, अब ये डेवस प्लान क्या है? अब यूके हड़बड़ा गया कि अगर जर्मनी ने रशिया से हाथ मिला लिया, ये तो जो मेनलैंड यूरोप है, जो हमारे सबसे नजदीकी कस्टमर हैं, वो अगर कम्युनिस्ट में बदल गए तो हमारा तो खेल बिगड़ जाएगा। हमारी इतना सरप्लस है, वो हमें फिर मतलब अमेरिका में बेचना पड़ेगा, वहां पर क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में बेचना पड़ेगा। वो तो बेच भी रहे हैं, लेकिन नियरेस्ट मार्केट हमारी खराब हो जाएगी। तो यहां पर यूके ने अपने बच्चे यूएस को बुलाया, कि यूएस ताकतवर हो रहा था यूके से अब। सो यूएस को बुलाया कि आइए इंटरवीन कीजिए। सो एक यूएस के जो है वो स्टेट्समैन आते हैं, जनरल डेविस, और लंदन में आके एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, और वहां पर एक प्लान रखा जाता है, डेविस प्लान, जिसमें यह कहा जाता है जर्मनी को कि तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम सारा रेपरेशन एक दिन में दे दो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो फ्रांस ने फाउंडेशंस डाली है कि इतना देना ही है, वो तुम्हारे लिए समस्या है ना। तुम ये बता दो, ये कैलकुलेट करके बता दो हमें कि कितना तुम दे सकते हो, तुम्हारी प्रेजेंट जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से। दैट मीन्स यहां पर जर्मनी को खुली छूट दी गई कि तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे कितनी किस्त बंधवानी है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जर्मनी जो है वो रशिया से हाथ ना मिलाए, या रशिया के साथ जो है वो ज्यादा गहरा कोलैबोरेशन ना क्रिएट करे, ताकि जर्मनी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री में ना कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा ना हो सके, इसीलिए जर्मनी के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक कंट्रोल और स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंट्रोल भी होगा, और पॉलिटिकल फैसला लेने में जो है वो यूएस और यूके की जो शक्तियां हैं वो बाध्य करेंगी जर्मनी को। इसीलिए यूएस ने कहा कि तुम एक काम करो, हमसे उधार ले लो उतने लिमिटेड समय के लिए, जब तक तुम्हारी इकोनॉमी रिकवर नहीं हो जाती। तो ये पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। एज फॉर द प्लान इट वाज डिसाइडेड दैट द टोटल अमाउंट दैट द जर्मन्स हैड टू पे वुड रिमेन द सेम, but it was agreed that they should pay annually only what they could reasonably afford until they become more prosperous. Moreover, Germany was granted a foreign loan of 800 million gold marks. समझ रहे हैं आप? 800 million gold marks mostly from USA. सो यूएसए से 800 मिलियन गोल्ड मार्क्स जो हैं वो उधार में मिले जर्मनी को, कि अपनी इकोनॉमी को रिकवर करो और फ्रांस को पैसा लौटाओ। अब देखिए, ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जर्मनी जो है वो अब यूएस के कर्जे में उलझ जाएगा। अब जर्मनी यूएस के कर्जे में है तो जर्मनी के ऊपर यूएस का इकोनॉमिक कंट्रोल है, जर्मनी के ऊपर यूएस का इकोनॉमिक कंट्रोल है, तो जर्मनी के ऊपर यूएस का पॉलिटिकल कंट्रोल भी बढ़ेगा। पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ेगा तो जर्मनी डिक्टेट कर सकता है कि क्या, उल्टा बोल दिया मैंने, यूएस का जो है वो इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कंट्रोल जर्मनी पर बढ़ा। इससे यूएस जो है वो डिक्टेट कर सकता है कि जर्मनी क्या पॉलिटिकल फैसला लेगा, और यहां पर खतरा क्या है कि कहीं जर्मनी जो है वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र में ना बदल जाए। ठीक है, खतरा यही है, या कहने का मतलब यूएसएसआर से ना जुड़ जाए। द फ्रांस विड्रू इट्स ट्रूप फ्रॉम द रूअर। उसके अलावा एक और चीज हुई, फ्रांस को यहां पर मजबूर किया गया कि आप रूअर से जो है वो अपने सैनिकों को हटा लें। The plan was relatively successful. The economy of German began to show sign of recovery. The French started receiving the reparations and the situation in Europe gradually relaxed. देखिए,
सो जर्मन को तो उधार मिल गया, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना शुरू कर दिया और समय से फ्रांस को रेपरेशंस देना शुरू कर दिया, अपनी इंस्टॉलमेंट्स चुकाना शुरू कर दिया। और अभी के लिए डेवस प्लान की वजह से मामला जो है वो थोड़ा सुलट गया यूरोप में। उससे पहले का जो लीग ऑफ नेशंस है वो भी कुछ नहीं कर पाए, उसके अलावा जेनोवा कॉन्फ्रेंस है उससे भी कुछ नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द लोकार्नो ट्रीटीज। अब ये लोकार्नो कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। दीज वर अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स, 7 एग्रीमेंट्स थे इन्वॉल्विंग जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। अब ये लोकार्नो ट्रीटीज बेसिकली क्या है, पहला डिस्प्यूट क्या था, पहला डिस्प्यूट था जर्मनी और फ्रांस के बीच में रेपरेशंस का डिस्प्यूट, जिसपे पहली हुई जेनोवा कॉन्फ्रेंस और फिर उसके बाद हुआ क्या, जो डेवस प्लान था, उसके तहत ये डिस्प्यूट अभी के लिए डिस्प्यूट हो गया सॉल्व। अब दूसरा डिस्प्यूट पकड़ते हैं यूरोप में दूसरा डिस्प्यूट है, जो नए राष्ट्र बने हैं इनकी जो बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको सुधारा जाए, उसके लिए किया गया लोकार्नो ट्रीटीज, ठीक है। सो दीज वर सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग कौन कौन से देश, क्योंकि जर्मनी की बाउंड्रीज चेंज हुई थी, फ्रांस को एल्सास लोरेन का रीजन मिला था, फ्रांस का राइनलैंड के ऊपर जो है वो कंट्रोल था जर्मनी में, उसके अलावा ब्रिटेन तो मध्यस्थ का रूप निभा ही रहा था, इटली को यूगोस्लाविया से रीजन चाहिए था, बेल्जियम ने जर्मनी से रीजन लिया था, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जर्मनी से टूटकर बने थे क्योंकि जर्मनी ने वो रशिया से ले लिए थे, ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्की ट्रीटी में। नाउ अब इन एग्रीमेंट्स में देखिए क्या क्या लिखा गया है। सो हॉस्टाइल कंट्रीज कौन कौन सी हैं, फ्रांस जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, इटली और यूगोस्लाविया के बीच में डिस्प्यूट है, पोलैंड चेकोस्लोवाकिया के बीच में डिस्प्यूट है, बेल्जियम जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट है, और ब्रिटेन के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ब्रिटेन को यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है और इनकी इकोनॉमी को इतना रिकवर करना है कि ये ब्रिटेन से इंपोर्ट करते रहे सामान और ब्रिटेन इन्हें एक्सपोर्ट करता रहे, ठीक है। नाउ एज फॉर दीज एग्रीमेंट्स क्या क्या है देखिए यहाँ पर, जर्मनी, फ्रेंच एंड बेल्जियम प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट देयर जॉइंट फ्रंटियर्स if one of the three broke the agreement, Britain and Italy would assist the state which was being attacked। देखिए एल्सेस लॉरेन वाला रीजन जो प्रूशिया ने 1871 में फ्रांस से छीना था वो फ्रांस को दे दिया गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसके अलावा रूर वाले रीजन पर तो फ्रांस ने अटैक कर ही रखा था। राइनलैंड वाले रीजन में, राइनलैंड क्या है, एक राइन नाम की रिवर है, उसके आसपास का जो रीजन है उसको राइनलैंड कहा जाता है, ठीक है। सो जो राइनलैंड वाला रीजन है जर्मनी में भी एज वेल एज फ्रांस में भी एक्सपेंडेड है, वो वहां पर फ्रेंच कंट्रोल है, फ्रेंच ट्रूप्स वहां पर रहते हैं। उसके अलावा बेल्जियम को जर्मनी से कुछ रीजन मिला, तो ये 3 कंट्रीज जो है वो हॉस्टाइल है आपस में, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम। आई होप आप समझते होंगे इनकी हॉस्टिलिटी क्यों है, वर्ल्ड वॉर से ही जुड़ी है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये तीनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर दें, इसके लिए ध्यान रखने के लिए 2 जो है वो मॉनिटर्स बिठा दिए गए, ब्रिटेन और इटली, ताकि जिस पर भी अटैक किया जाएगा ब्रिटेन और इटली तुरंत उसकी मदद करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जर्मनी साइंड एग्रीमेंट विद पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया प्रोवाइडिंग फॉर आर्बिट्रेशन ओवर पॉसिबल डिस्प्यूट्स। अब पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया दोनों को जो है वो बाउंड्रीज रशिया से भी मिली थी और जर्मनी से भी। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया दोनों को ही इंडस्ट्रियल रीजन, वैसे चेकोस्लोवाकिया को ऑस्ट्रिया से भी मिला था रीजन, राइट, दोनों को इंडस्ट्रियल रीजन मिले थे भर भर के, कोल माइंस मिली थी भर भर के, राइट। लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटीज तो रशिया और जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया हंगरी थे, जहां से वो टूट के बने, ठीक है। दैट मीन्स जो आसपास की कंट्रीज हैं वो उन पर डोमिनेंस अपना क्रिएट कर रही थी। तो यहां पर जर्मनी को थोड़ी सी शक्ति दी गई कि अगर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में कोई डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन का काम जर्मनी करेगा, क्योंकि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी मर्चेंट्स हैं, वो सारे जर्मन, मतलब जर्मन ही है। वो कहने का मतलब जर्मन भाषा बोलने वाले बिजनेसमैन, भले ही वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, लेकिन वो जर्मन है, ठीक है। मोस्टली, नॉट ऑल, लेकिन मोस्टली जर्मन है। स्लेविक कम है, क्योंकि स्लेविक जो पॉपुलेशन है वो मतलब विश्व युद्ध के दौरान तक जो है वो अभी उभरे नहीं थे, वो ना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए थे स्लेविक लोग, लेकिन जर्मन लोग इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे ऑब्वियसली। सो जर्मनी साइंड अग्रीमेंट्स विद पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया प्रोवाइडिंग फॉर आर्बिट्रेशन ओवर पॉसिबल डिस्प्यूट्स। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट फ्रांस वुड हेल्प
पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया इफ जर्मनी अटैक्ड देम। ठीक है, अब यहां पर एक बात और है कि जर्मनी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अटैक भी तो कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फ्रांस उनकी मदद करेगा। तो ये फिर से जो है वो एलाइज क्रिएट होने लगे। However, there was one big weakness in these agreements, and that was that no guarantees were given by Germany or Britain about Germany's eastern frontier with Poland and Czechoslovakia, which were the most conflict prone. ठीक है, अब जर्मनी का जो ईस्टर्न फ्रंट है जो कि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से लगता है, यहां पर अगर पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया द्वारा अगर कोई किसी तरह की इंसरेक्शन करने की कोशिश की जाए या कोई भी डिस्प्यूट खड़ा होता है तो उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, इस पर कोई साफ साफ जो है वो ट्रीटी नहीं क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये यहां पर एक लूप होल छोड़ दिया गया। आगे देखते हैं। बाय साइडलाइनिंग दिस क्रूशियल एस्पेक्ट द ब्रिटिश गेव द इंप्रेशन दैट दे माइट नॉट एक्ट इफ जर्मनी अटैक्ड पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, अब यहां पर ब्रिटेन ने केवल फ्रांस का नाम लिया कि अगर जर्मनी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करता है तो केवल फ्रांस मदद करेगा। तो यहां से पता चलता है कि ब्रिटेन जो है वो अपने आप को मेनलैंड यूरोप के डिस्प्यूट से अलग कर रहा है। ठीक है, सो बाय साइडलाइनिंग दिस क्रूशियल एस्पेक्ट ब्रिटिश गेव द इंप्रेशन दैट दे माइट नॉट एक्ट इफ जर्मनी अटैक पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया। अब ये जो इंप्रेशन है ना कि दैट ब्रिटेन माइट नॉट इंटरवीन, इस इंप्रेशन के चक्कर में ही तो युद्ध छेड़ दिया था फ्रांस के खिलाफ। इस इंप्रेशन के चक्कर में ही तो ब्लैंक चेक दे दिया था विलियम सेकंड ने ऑस्ट्रिया के शासक को कि सर्बिया पर अटैक करो तुम। क्यों? क्योंकि जर्मनी को लगा कि ब्रिटेन जो है वो साथ नहीं देगा। ये कंफ्यूजन रह गई, क्योंकि सेकंड बल्कान वॉर में ब्रिटेन ने सर्बिया का साथ नहीं दिया था और रशिया का भी साथ नहीं दिया था, क्योंकि ब्रिटेन ने डिजाइन ही इस तरह किया अपनी ट्रीटी को। ब्रिटेन ने रशिया और फ्रांस के साथ 1894, 1904 ये वाली जो ट्रीटीज है इनको डिजाइन ही इस तरह किया था कि ब्रिटेन वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी टू हेल्प। हां, लेकिन ब्रिटेन आप पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन आपकी मदद भी करेगा ही करेगा, वो ब्रिटेन की मर्जी है। लेकिन जब बेल्जियम को घसीटा युद्ध में तो ब्रिटेन को उतरना पड़ा, है ना, क्योंकि बेल्जियम के पास पोर्ट्स हैं और वो पोर्ट्स जो है वो ब्रिटेन की जान है, क्योंकि उन्हीं पोर्ट्स के माध्यम से ब्रिटेन जो है वो अपना एक्सपोर्ट डंप कर रहा है यूरोप में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये छोटे छोटे। नाउ नॉनदलेस सेकंड पॉइंट देखिएगा, द लोकार्नो एग्रीमेंट्स वर अ वेलकम स्टेप एंड हेल्प सिग्निफिकेंटली डिफ्यूज द टेंशंस and enabled reconciliation between France and Germany as reflected in the form of withdrawal of French troops from Rhineland and the German entry into League of Nations 1926। देखिए, लोकार्नो एग्रीमेंट्स की वजह से ना एक लोकार्नो स्पिरिट करके जो है वो नाम बहुत फेमस हुआ। लोकार्नो स्पिरिट इसलिए कहा गया क्योंकि लोकार्नो एग्रीमेंट के बाद मामला जो है वो थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में रिलेशन ठीक हुए क्योंकि जर्मनी अब समय से पेमेंट कर रहा था। ठीक है, जर्मनी की इकॉनमी भी रिकवर हो रही थी, उस साइड रशिया की इकॉनमी भी रिकवर हो रही थी। ठीक है, फ्रांस ने राइनलैंड से सैनिक हटा दिए थे, जर्मनी में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, यूरोप में रिलेटिवली शांति जो है वो इकट्ठा हो रही थी। ठीक है, सो जो लोकार्नो स्पिरिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और लोकार्नो के समय ये जो माहौल क्रिएट हुआ है पॉजिटिविटी वाला, इसको लोकार्नो हनीमून भी कहा गया है। ठीक है, जर्मनी इवन एंटर्ड लीग ऑफ नेशंस इन 1926। लास्ट पॉइंट देखिएगा, टुगेदर कपल्ड विद रिटर्न ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू यूरोप द एरा वाज रेफर्ड एज द लोकार्नो हनीमून। लोकार्नो हनीमून इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जो लोकार्नो ट्रीटीज है इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई यूरोप में और धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। तो माय फ्रेंड्स, आप यहां पर सीधा गैस लगा सकते हैं कि अगर प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है तो किस फील्ड में इन्वेस्ट करना राष्ट्रों ने तुरंत शुरू कर दिया होगा। तो आप गैस कर सकते हैं, यस, हथियारों पर। तो फिर से जो है वो आर्म्स रेस शुरू हो गई, हथियार बनाना फिर से शुरू कर दिया यूरोपियन कंट्रीज ने। ठीक है, तो उसको लेकर भी जो है वो यहां पर फैसले लिए गए। तो पहले लेकिन देख लेते हैं द केलॉग-ब्रियांड पैक्ट क्या है। ठीक है, दिस वाज अ ग्रैंड एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय 65 कंट्रीज in which they pledged to renounce war as an instrument of national policy। 65 countries from both League of Nations and out of it, ठीक है, 65 कंट्रीज ने साइन करने की कोशिश करी और एक जो है वो इनिशिएटिव लेकर आए वो कि
जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डिस्प्यूट्स हैं उनको युद्ध से रिजॉल्व नहीं करना, ठीक है। लेकिन इस ट्रीटी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि 3 साल बाद जापान ने तोड़ दी, क्योंकि इस ट्रीटी में ऐसा तो लिखा ही नहीं गया था कि एनफोर्स कौन करेगा इसे, ठीक है। क्योंकि एनफोर्स करने के लिए आपको पुलिस फिगर चाहिए कोई ना कोई, जिस तरह मैंने आपको बताया था द पुलिस ऑफ करेबियन, राइट। यूएस इज द पुलिस ऑफ करेबियन रीजन ना, लैटिन अमेरिका की पुलिस यूएस है। सो उस तरह की पुलिस चाहिए, ग्लोबल पुलिस, ठीक है, जो कि इस तरह की ट्रीटीज को एनफोर्स कर सके। तो भले ही ये ट्रीटी जो है वो बहुत बढ़िया है, हाउएवर दिस वाज मेनली अ सिंबॉलिक एग्रीमेंट which lacked any conviction as no provisions were made to enforce it। enforce करने का कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया। अगर एनफोर्स करने का प्रोविजन नहीं है सो किसी ना किसी राष्ट्र ने तोड़ दी होगी ये ट्रीटी, ये पैक्ट, राइट। सो फॉर इंस्टेंस जापान साइंड द पैक्ट, जापान ने पैक्ट साइन किया, बट दिस डिड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम इन्वेडिंग चाइना ओनली 3 years लेटर। चाइना को 1931-32 में जापान ने इन्वेड कर दिया। सो जापानीज अग्रेशन आगे हम पढ़ेंगे, इटालियन अग्रेशन भी पढ़ेंगे, जर्मन अग्रेशन भी पढ़ेंगे धीरे धीरे। जब हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड का प्रीलूड देखेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। 1932 मंचूरिया वाला रीजन जो है वो जापान ने कैप्चर कर लिया चाइना का, भले ही उन्होंने ये केलॉग ब्रियांड पैक्ट जो है वो साइन किया हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा द यंग प्लान ऑफ 1929। देखिए मैंने बोला ना फ्रांस और जर्मनी के बीच में रिलेशन सुधर रहे हैं, लेकिन जर्मनी ने यूएस से उधार लिया, वो चुकाना भी तो है, राइट। सो डेवस प्लान had kept total amount of German war reparations unchanged, a potential source of conflict। अब जो डेवस प्लान आया था उसके तहत उसमें यह बोला गया था कि जर्मनी को ये इतनी छूट दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से किस्त अपनी डिवाइस कर लो कि कितना आपको जो है वो पेमेंट करनी है, लेकिन आपको 6600 मिलियन पाउंड देने हैं, वो फिक्स था। लेकिन उसके बाद हमेशा से जर्मनी ये बोलता रहा कि इतना पे करने की हमारी औकात नहीं है, ठीक है, हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि 6600 मिलियन पाउंड उस समय पे करने के लिए कम से कम 100 साल लग जाते जर्मनी को, और 100 साल किसने देखा है कि चलेगा कि नहीं चलेगा जर्मनी, राइट। सो डेवस प्लान हैड केप्ट टोटल अमाउंट ऑफ जर्मन वॉर रेपरेशंस अनचेंज्ड, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण था। बट विद द इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन ड्यूरिंग द लोकार्नो स्पिरिट, लेकिन लोकार्नो स्पिरिट के दौरान सिचुएशन जो है वो सुधरी। There was a marked improvement in French-German relations and the French were willing to reduce the reparation amount। और फ्रेंच जो है वो अब रेपरेशन अमाउंट को घटाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि लोकार्नो स्पिरिट के बाद फ्रेंच और जर्मन रिलेशंस सुधरे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ओवेन यंग, एन अमेरिकन बैंकर, एक अमेरिकन बैंकर और अमेरिकन स्टेट्समैन थे, was formed to look into the matter and suggest suitable measures। The committee decided to reduce reparations from 6,600 million pounds to 2,000 million pounds to be paid on a graded scale over the next 59 years। So यहां पर यंग प्लान बेसिकली क्या था, ओवेन यंग एक बैंकर थे अमेरिकन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि 6600 मिलियन पाउंड देना नामुमकिन है जर्मनी के लिए। अगले 59 सालों में जर्मनी केवल 2000 मिलियन पाउंड ही चुका दे, उतना ही बहुत है, ठीक है। द प्लान वॉज अ वेलकम रिलीफ फॉर जर्मनी, जर्मनी द्वारा जो है वो खुली बाहों से स्वागत किया गया इस प्लान का। However, before the plan could be executed, two crucial developments occurred which made it irrelevant। So आइए उन दो crucial developments को समझते हैं। So सबसे पहली है the untimely death of the German foreign minister Stresemann in October 1929 removed one of the four prime forces behind the Locarno spirit। So जो लोकार्नो ट्रीटीज हुई है उन पूरी ट्रीटीज को डिजाइन करना और उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है स्ट्रेसमैन, वो एक जर्मन जो है वो स्टेट्समैन है, जो कुछ समय तक जर्मन चांसलर भी रहे और फिर फॉरेन मिनिस्टर रहे। अंत में उनकी अनटाइमली मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की वजह से जो लोकार्नो स्पिरिट है वो काफी हद तक कमजोर पड़ गई, ठीक है। सो ये एक कारण है, और दूसरा कारण देखते हैं आइए। क्योंकि देखिए ये जो दो युद्ध के बीच का जो समय होता है ना, यहाँ पर स्पाई वॉर चलते हैं। जो स्पाइज हैं वो एक दूसरे के इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो छुप छुप के वार जो है वो करते हैं और असैसिनेशंस होते हैं।
और पहले असैसिनेशन हुआ करते थे, चाकू मार दिया, छुरी मार दी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे नए डिवाइसेस जो हैं वो बनने लगे जिससे नेचुरल डेथ लगने लगी, राइट। असैसिनेशन भी हो जाता था और लगता था नेचुरल डेथ भी है। CIA जैसी जो अथॉरिटीज डेवलप हुई है यूएस में बाद में, उससे पहले और भी जो सीक्रेट पुलिस थी, उन्होंने ऐसे डिलेड एक्शन वाले पॉइजन डेवलप करे थे जो कि किसी व्यक्ति को आप दे दोगे तो पता भी नहीं चलेगा ऑटोप्सी में कि हुआ क्या उस व्यक्ति को, ठीक है। उस व्यक्ति को जुकाम होगा, बुखार होगा, किसी तरह का फ्लू होगा और इवेंचुअली वो मर जाएगा और ऐसा लगेगा कि नेचुरली डेथ हुई है। या हो सकता है कि 1-2-3 घंटे बाद या 2-3 दिन बाद उसका असर पड़े, या कोई ऐसी बीमारी लगा दी जाती थी, ऐसी कोई क्रॉनिक बीमारी, लाइलाज बीमारी लगा दी जाती थी जिससे 1-1.5 साल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या 5-6 महीने में। सो कहने का मतलब डिलेड डिफ्यूजन वाले ऐसे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जहर डेवलप करे सीक्रेट पुलिसेस, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिन्होंने असैसिनेशंस किए बहुत बड़े लेवल पर। अब ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं ना, ये अनप्रूव्ड है, क्योंकि कोई भी सरकार क्लेम लेने को तैयार नहीं है कि हम ऐसा करते हैं। लेकिन यूएस की CIA के बारे में भली भांति हमें पता है कि उन्होंने कई असैसिनेशन ऐसे कराए हैं। और उसी तरह शास्त्री जी की जो ताशकंद में मृत्यु हुई है उस पर भी यही सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ गया उन्हें। और यही मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि CIA ने शायद उन्हें जहर दिया था, इसी तरीके का कोई जहर दिया था जिससे पता भी नहीं चलता, नेचुरल डेथ लगती है बिल्कुल। तो ये देखिए, साइंस और इस तरह की जो वेपन टेक्नोलॉजीज है ना, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो इस चीज को आप हैरत मत होइएगा कि ऐसे जहर और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि व्यक्ति मर भी जाता है और नेचुरल डेथ लगती है, ऑटोप्सी में कुछ निकलेगा भी नहीं, भले ही कितनी डिटेल्ड ऑटोप्सी आप करें, कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जहर जो हैं वो डेवलप्ड होंगे। और जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से इन सारे मेथड्स को यूज करते जा रहे हैं। तो उसी तरीके का इल्जाम जो है वो स्ट्रेसरमैन के ऊपर, मतलब उनकी डेथ के ऊपर भी लगा कि नेचुरल डेथ नहीं थी, उनको एग्जीक्यूट किया गया या उनको असैसिनेट किया गया। एग्जीक्यूट नहीं, एक्चुअली असैसिनेट किया गया। लेकिन जो ब्रॉड मीडिया है, जो इंटेलेक्चुअल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो इंटेलेक्ट का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी नेचुरल कॉजेस से लेकिन अनटाइमली मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आया ग्रेट डिप्रेशन क्रिएटेड इमेंस इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ऑल द कंट्रीज एंड पुट ग्रेट स्ट्रेन ऑन द डिप्लोमेटिक एटमॉस्फेयर इन यूरोप। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। देखिए 1926 के बाद ही ग्लोबल सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब होने लगी थी। अब ग्रेट डिप्रेशन पर अलग से सेशन लूंगा, ठीक है, कभी ग्रेट डिप्रेशन आपको समझाऊंगा डिटेल में। लेकिन बेसिकली हुआ ये कि जो हाउसिंग मार्केट है और जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली यूएस का, वो कोलैप्स हुआ। और यूएस ने अपने इकोनॉमिक चक्कर में जो है वो यूरोप को फंसाया हुआ था। तो यूएस में अगर इकोनॉमिक कोलैप्स आता है तो उसका असर ब्रिटेन पर पड़ेगा या यूरोप पर पड़ेगा। और यूरोप की जो कंट्रीज है उनकी पूरी दुनिया में कॉलोनीज हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक सिस्टम उनकी कॉलोनीज पर है। सो दैट मीन्स अगर यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो उसका असर किस पर है? यूरोप पर। और अगर यूरोप की कॉलोनी एक कोलैप्स होती है तो उसका असर है उनकी कॉलोनीज पर। सो दैट मीन्स अगर यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हुई 1929 में तो उसका डायरेक्ट असर पड़ा यूके पर, ब्रिटेन पर। और अगर ब्रिटेन की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ा भारत की इकोनॉमी पर, ठीक है। सो इस तरह ये ग्रेट डिप्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में लाखों के हिसाब से रोजगार खा गया। इसी तरह का ग्रेट डिप्रेशन एक बार 87 में भी आया था। इसी तरह का ग्रेट डिप्रेशन एक बार 2008 से 12 तक भी चला। और ऐसा ही ग्रेट डिप्रेशन अभी कुछ दिनों में भी फिर से लग रहा है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में उठापटल चल रही है, ऐसा ना हो कि जो 2008 में जो बबल था वो फूटा था, वो बबल फिर से ना फूट जाए, ठीक है। स्टॉक मार्केट या हाउसिंग मार्केट फिर से ना गिर जाए। खैर, बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। आगे बढ़ते हैं। So the Great Depression created immense economic pressure on all the countries and put great strain on the diplomatic atmosphere in Europe. No effort was still being made to resolve outstanding issues like Lausanne Conference 1932, in which Britain and France released Germany from most of the remaining reparation payments once and for all, but the emergence of Hitler in January 1933 as the leader of Germany, who believed in hardline approach,
coupled with rigid approach by the other countries toward Germany changed the situation dramatically. So मैंने आपको बोला ना कि जो यंग प्लान था उसके बाद दो घटनाएं घटी। पहला तो स्ट्रेसमैन की मृत्यु, उसके बाद जो ग्लोबल डिप्रेशन आया, फिर उसके बाद जो लॉसेन कॉन्फ्रेंस है 19, ये भी स्विट्जरलैंड में एक रीजन है, लॉसेन कॉन्फ्रेंस 1932, उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को जो 2000 मिलियन पाउंड है उसमें से भी काफी छूट दे दी कि रहने दो, तुम जाओ, ये भी मत पे करो, ठीक है। लेकिन 1933 जनवरी में हिटलर जो है वो एक बड़ी शक्ति के रूप में और धीरे धीरे फिर जर्मनी का चांसलर बनकर उभरता है। और हिटलर जो है वो गुस्से में है, उसने लोगों को अप्रोच किया ये कहकर कि हमसे किस तरह हम पर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो वर्सिलीज की ट्रीटी है वो थोपी गई है। जो गलती थी वो रशिया की भी थी, गलती तो फ्रांस की भी थी, गलती ब्रिटेन की भी थी, हम पे सब कुछ क्यों थोपा गया, हम नहीं पे करेंगे। और ये हम आपका जो आप कह रहे हैं कि इतना पे कर दो, इतना पे कर दो, हम नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल कुछ नहीं पे करेंगे। तो ये हार्ड लाइन अप्रोच हिटलर की। आगे वैसे मैं आपको हिटलर का उदय कैसे हुआ और किस तरह हिटलर शक्ति में आया पूरा डिटेल सेशन है, बहुत मजे से पढ़ेंगे उस चीज को। हिटलर को तो मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा क्या है हिटलर की कहानी। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम अबाउट मिड 1930s द टेंशंस बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज अगेन स्टार्टेड राइजिंग, अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इन द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, टेंशंस बढ़ती गई और फिर फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। ठीक है, सो यहां पर हमने देखा उन सब ट्रीटीज को। ठीक है, धीरे धीरे हम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप में समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस, ट्रीटीज की गई। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, पहले जो है वो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन जर्मनी धीरे धीरे फिर से एक, जर्मनी और इटली, उस साइड जापान और रशिया जो है वो फिर से अगेन नए खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे, नया ऑर्डर आ जाएगा फिर से। और पुराना ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी ब्रिटेन यूएस है ही, और फिर से हमें नया ऑर्डर वर्सेस पुराना ऑर्डर और विश्व युद्ध फिर से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो यूरोप में बहुत बहुत बारीक रिलेशंस थे ये फिर से बिगड़ते हुए नजर आएंगे, अब एस्केलेट होती हुई नजर आएगी सिचुएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ 1932-33। ठीक है, सो अब कोशिश की गई, जब माहौल जो है वो एस्केलेट होता हुआ नजर आया, ठीक है, तो कोशिश की गई कि जो जितने भी राष्ट्र हैं उनके हथियार जो हैं वो गिरवा दिए जाएं, या कोशिश की जाए कि उनको कंपेल किया जाए कि आप अपने हथियारों को या हथियारों की प्रोडक्शन को कम कर दें। ठीक है, ताकि एक पॉसिबल युद्ध को टाला जा सके, जो कि सिचुएशंस फिर से बनती हुई नजर आ रही थी यूरोप में। ठीक है, सो डिस्पाइट मेनी इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स द डिसआर्मामेंट, इट वाज ओनली जर्मनी विच हैड मेड एनी रियल प्रोग्रेस टुवर्ड दैट एंड, राइट। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो 14 पॉइंट्स ऑफ वुड्रो विल्सन थे, उसमें वुड्रो विल्सन ने लिखा था कि ऑल राउंड डिसआर्मामेंट करेंगे, राइट। और यूएस ने कभी डिसआर्मामेंट किया ही नहीं। इनफैक्ट यूएस was एंड स्टिल यूएस इज वन ऑफ द लीडर इन द वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सो जर्मनी ने वेपन्स बनाने जो हैं वो कम भी कर दिए, बंद भी कर दिए। जर्मनी की सेना भी जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रखी गई, ठीक है, वर्सेलिस की ट्रीटी के द्वारा। इनफैक्ट द पीरियड सॉ अ मार्क्ड एक्सपेंशन। कौन सा पीरियड, द पीरियड बिटवीन द टू वॉर्स एंड the decade of 1920s actually, right. The period saw a marked expansion in the arms stockpiling reflected in the increased military expenditure world over. Between 1925 and 33, world expenditure on arms increased from 3.5 billion to around $5 billion. ठीक है, सो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो 20s का डेकेड है और जो 30s का डेकेड है, दोनों में ग्लोबली अगर देखें तो आर्म्स यानी हथियार बनाने के लिए 3.5 बिलियन से $5 बिलियन क्या किया जाने लगा, मतलब बढ़ गया एक्चुअली बजट, ग्लोबल बजट बढ़ गया। अब ये ग्लोबल एज अ होल एक नहीं है, अलग अलग कंट्रीज का जोड़कर है। ठीक है, नाउ हेंस इन 1932-33 द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस मेंट इन जेनेवा टू ट्राई एंड वर्क आउट अ फॉर्मूला फॉर वर्ल्ड डिसआर्मामेंट। अब जेनेवा कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में, राइट। जेनोवा इज इन इटली। सो अब
धीरे धीरे जब यूरोपियन राष्ट्रों को नजर आने लगा कि हथियार फिर से बनाने लगे, तुम सभी बनाने लगे, यूएस सप्लाई कर रहा है सबको हथियार, यूएस तो है ही, ठीक है, हथियार बनाने की फैक्ट्री सबसे ज्यादा यूएस में ही है। उसके अलावा जापान अपने आप को मिलिटराइज कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है, ऑटोमन्स भी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रांस भी कर रहा है। तो ब्रिटेन के लिए फिर से खतरा है। अब ब्रिटेन को क्या करना है, फिर से ट्रीटी कराई जाए किसी ना किसी तरह की। तो एक कॉन्फ्रेंस की गई, ट्रीटी नहीं हुई लेकिन कॉन्फ्रेंस की गई, कोशिश की गई ट्रीटी करने की। सो हेंस इन 1932-33 द वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस मेंट इन जेनेवा to try and work out a formula for world disarmament. However, not one of the major power showed any willingness to cooperate. कोई भी बड़ी शक्ति जो है वो विलिंगनेस नहीं दिखा रही थी, क्योंकि ब्रिटेन भले ही चाहता हो कि सब डिसआर्म हो जाए, लेकिन ब्रिटेन खुद ये कह रहा था कि यार हमारी इतनी बड़ी इंडिया की कॉलोनी है, उसके अलावा अफ्रीकन कॉलोनीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें तो हथियार चाहिए ही चाहिए, तो हम अपने आप को डिसआर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रिटेन आर्ग्यूड दैट दे नीडेड मोर आर्मामेंट्स टू प्रोटेक्ट देयर वास्ट एम्पायर। फ्रेंच क्या कह रहे थे, द फ्रेंच फियरफुल ड्यू टू द राइज ऑफ राइट विंग नाजी गवर्नमेंट इन द जर्मनी डिक्लाइनिंग टू सपोर्ट एनी अग्रीमेंट विच कुड क्रिएट पैरिटी बिटवीन देम एंड द जर्मन्स, ठीक है। फ्रेंच क्या कह रहा था कि देखो वहां पर तो चांसलर आ गया, धीरे जर्मनी में चांसलर वो आ गया हिटलर, और जर्मनी जो है वो अपनी इंडस्ट्रियल शक्ति को भी बढ़ा रहा है, मिलिट्री शक्ति को भी बढ़ा रहा है। अगर हम हथियार गिरा देंगे तो जर्मनी हमें कमजोर समझेगा और कभी भी अटैक कर सकता है, तो हमें भी हथियारों की जरूरत है। यूटिलाइजिंग द प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रेंच स्टांस, हिटलर नोइंग दैट ब्रिटेन एंड इटली सिंपैथाइज विद जर्मनी विथड्रू फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। अब फ्रांस जो है वो हथियार गिराने को तैयार नहीं है, सो हिटलर ने कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अलग कर लिया 1933 में, ठीक है। एक काम और किया हिटलर ने, इसके बाद हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस भी छोड़ दी, यानी कि जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस भी छोड़ दी। अ वीक लेटर जर्मनी आल्सो विथड्रू फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। यहां से साफ हो गया कि अब जो है वो जर्मनी कोई बड़ा कदम लेने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हिटलर जो शक्ति में आया है ना धीरे धीरे, वो इन्हीं एजेंडाज के साथ आया है कि जो वर्सलीज की ट्रीटी हुई है ना, एलाइज ने हमारे साथ धोखा किया, और एलाइज में से भी ना जर्मनी फ्रांस पर ज्यादा इल्जाम डाल रहा था, इटली और ब्रिटेन पर नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की जर्मनी को जरूरत ये थी क्योंकि उनका म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशन था, है ना। मैंने आपको बताया था ना, ब्रिटेन के लिए जर्मनी मार्केट है, और जर्मनी को अगर अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है, अपनी इंडस्ट्रीज को फिर से जो है वो रिजेनोवेट करना है, तो ब्रिटेन का साथ बहुत जरूरी है। और इटली जो कि एलाइज से परेशान है, तो इटली को अपने साथ जोड़ना जर्मनी के लिए इसलिए जरूरी है। वैसे तो ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 जब मैं आपको कराऊंगा तो सारी पॉलिटिक्स वहां पर आपको समझाऊंगा ये क्या हो रहा है, लेकिन इटली जो है वो एलाइज की ट्रीटमेंट से परेशान था, इसलिए जर्मनी अब जो है वो इटली को अपने कंट्रोल में या अपनी तरफ जो है वो अपीज कर सकता है, ठीक है, अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक है। सो जर्मनी ये जानता है कि ब्रिटेन और इटली उसके साथ है, सो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ एक कदम उठाया, लीग ऑफ नेशन से भी अलग हो गया, और दूसरी साइड उसने ये जो कॉन्फ्रेंस है डिसआर्मामेंट की ये भी छोड़ दी। दस अबव मेंशन्ड एफर्ट्स, कौन कौन से, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी अभी तक, जितनी भी ट्रीटीज हमने देखी, टू रिड्यूस द टेंशन वर ओनली अ पार्शियल सक्सेस। ये सारी जितने भी हमने एफर्ट्स देखे ये सक्सेस नहीं जिता दे पाए, राइट, किस चीज को, ग्लोबल पीस एस्टेब्लिश करने में। They did indeed improve the situation for a brief period as manifested in the form of Locarno spirit. लोकार्नो स्पिरिट यानी लोकार्नो जो एरा है, या लोकार्नो हनीमून, जो उस समय थोड़ा सा माहौल सुधरा, क्योंकि यूरोप में रिलेटिव पीस एस्टेब्लिश हुआ और जर्मनी की स्पेशली जो है वो इकोनॉमी रिकवर हुई, रशिया की इकोनॉमी रिकवर हुई, लेकिन उसके बाद फिर डिप्रेशन आ गया, फिर माहौल बिगड़ गया डिप्रेशन के बाद, लेकिन वो ब्रीफली माहौल थोड़ा ठीक हुआ था। मोरओवर द डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस आफ्टर 1929, अच्छा एक बीच में पॉइंट रह गया, बट इन द एब्सेंस ऑफ कंक्रीट मेजर्स these gains were temporary as well as inadequate. Moreover, the declining economic conditions after 1929 enabled all the old hostilities and suspicions to re-emerge and fuel the authoritarian regimes which were more inclined towards war and aggression than towards peace and reconciliation. 1929 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है उसके बाद फिर से और फासिस्ट और नाजी जो नाजी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने लगी धीरे धीरे,
जर्मनी में, और जो फासिस्ट मुसलिनी के अंडर भी और फिर आगे फर्दर आए जितने भी लीडर्स आए भविष्य में इटली में, उन सब ने इटली को भी जो है वो एक फासिस्ट अप्रोच प्रोवाइड करी। जर्मनी में जो है वो नाजी गवर्नमेंट आ गई। यानी कि 1929 के बाद का माहौल, 1929 के बाद यूरोप में माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। और फाइनली ये जो डिसआर्मामेंट जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद तो एक एक करके सिचुएशन सिर्फ एस्केलेट करती गई। डीएस्केलेशन जो है वो केवल आपको 20s के डेकेड में भी नजर आएगा, और वो भी लोकार्नो स्पिरिट या लोकार्नो की जो ट्रीटीज हुई है यहां पर हमें मैक्सिमम डीएस्केलेशन नजर आता है। उसके अलावा तो फिर हमें 30s के डेकेड में, खासकर 33 के बाद तो फिर विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे हम। ठीक है, सो यहां पर आज मैं अपना टॉपिक जो है वो खत्म करता हूं। आज के सेशन में हमने क्या समझा? आज हमने समझा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह डीएस्केलेट करने की कोशिश करी गई, और फिर एस्केलेशन फिर से बढ़ा ग्लोबल, जो भी क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसके बाद, राइट। अब कल के हम सेशन में देखेंगे फ्रैंको जर्मन रिलेशंस को, और धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरफ एस्केलेशन जो हुआ है उसको हम धीरे समझने की कोशिश करेंगे, और वहां पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, किस तरह जर्मनी की शक्ति को रिस्ट्रेन करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जर्मनी जो है वो एक शक्तिशाली एक जो है वो राष्ट्र के रूप में फिर से उभर आया। तो ये पूरा प्रोसीजर हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रिलूड उठाएंगे वर्ल्ड वॉर का, और फिर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेकर आएंगे। ठीक है, सो आई होप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको समझ आया होगा, रशियन रेवोल्यूशन समझ आया होगा, और आज का आपको इंटर वॉर पीरियड का जो पहला टॉपिक है, बेसिकली हम इंटर वॉर पीरियड पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है जो डीएस्केलेशन और एस्केलेशन वाले फेज है, जो 20s का डेकेड और 30s के डेकेड में कौन कौन सी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज और ट्रीटीज हुई हैं। ठीक है, सो आगे आने वाले सेशन में यही पूरा का पूरा इंटर वॉर पीरियड रहेगा, और फिर हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे। सो आज के सेशन में केवल इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर देंगे। उसके अलावा पिछले सेशंस आप जरूर देखेंगे। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखते हैं, प्लेलिस्ट वहां पर भी अवेलेबल है। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशन आपको अच्छे लगे बुरे लगे फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, और जो बीच बीच में सवाल पूछता हूँ उनके जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। ठीक है, सो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। मेरा नाम है विशाल चौहान। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।